हेलो एवरीवन, हम 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ब्रिक्स, पेट्स एंड बॉन्स, द हरप्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट 2 पार्ट हम कर चुके हैं और उन पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि हरप्पन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग्स कैसे हुई, फिर वो लोग अपना निर्वाह कैसे करते थे। हमने पढ़ा मोहनजोदारो के बारे में। देन वी रेड अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, जो सोशल डिफरेंसेस वहाँ पर फैले हुए थे। और फिर हमने पढ़ा था क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। आज हमने पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटीरियल्स को वो कैसे गेन करते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए उन्हें वेरियस मटेरियल्स की ज़रूरत होती थी। कुछ मटेरियल जैसे कि क्ले, मिट्टी जो होती है वो लोकली अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन दूसरे मटेरियल लाइक स्टोन, टिम्बर और मेटल वो मटेरियल्स जो है उन्हें दूर के प्लेसेस पर अवेलेबल होते थे। सो दूर के प्लेसेस से ये लोग अब इस मटेरियल को कैसे लेकर आते थे। जो टेराकोटा से बनी हुई बुलॉक कार्ट वहाँ पर मिली हैं, वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये लोग ट्रांसपोर्टिंग के लिए बुलॉक कार्ट का यूज़ किया करते थे, क्योंकि कार, बस, ट्रक ये ऐसी चीज़ें तो उस टाइम पर थी नहीं। तो वो लोग ट्रांसपोर्टिंग के लिए किसका यूज़ करते थे, बुलॉक कार्ट का यूज़ करते थे। ओके, और बुलॉक कार्ट का यूज़ करते थे, इस चीज़ का हमें कैसे पता चला है, क्योंकि वहाँ पर टेराकोटा जो एक मटेरियल था, एक बर्न्ड क्ले, टेराकोटा मीन्स बर्न्ड क्ले, जो टेराकोटा से बनी हुई बुलॉक कार्ट मिली हैं, उनसे इस चीज़ का पता चला है। मटीरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, सब कॉन्टिनेंट और उससे परे मटेरियल को वो लोग कैसे गेन करते थे। अब मटेरियल को गेन करने के लिए उन्होंने वेरियस वेज, बहुत अलग अलग तरीके अपनाए थे। सबसे पहला तरीका तो वो लोग क्या करते थे, अगर किसी प्लेस पर उन्हें लगता था कि हाँ यहाँ से हमें किसी टाइप का कोई मटेरियल मिल सकता है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर वो लोग अपनी सेटलमेंट को एस्टेब्लिश कर देते थे। फॉर एग्जांपल नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट दोनों ही ऐसे प्लेसेस हैं जो छोटी छोटी सेटलमेंट थी, जो ज़्यादा एरिया में फैली हुई सेटलमेंट नहीं थी, और दोनों ही सी कोस्ट के पास थी, जहाँ पर शेल उन्हें अवेलेबल हो सकती थी। सो वो लोग क्या करते थे, क्या किया उन्होंने, नागेश्वर और बालाकोट के पास छोटी छोटी सेटलमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश की, जिससे उन्हें शेल मिले, और शेल से वो लोग बीड्स और दूसरी चीज़ें बनाते रहते थे। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऐसे ही जो अफ़गानिस्तान में शोतुगई है, वो भी एक छोटी ही सेटलमेंट थी। वहाँ से एक ब्लू स्टोन जिसका नेम था लेपिस लाजुली, ब्लू स्टोन नेम लेपिस लाजुली, जो कि कहाँ से मिलता था, शोतुगई से मिलता था। और इसी तरह लोथल से उन्हें कार्नेलियन मिलता था, और स्टीटाइट कहाँ से मिलता था, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मिलता था, और मेटल जो है उन्हें राजस्थान से मिलता था। सो ये लोग क्या करते थे, ऐसे ही छोटी छोटी सेटलमेंट्स को एस्टेब्लिश कर लेते थे, ताकि उस प्लेस से उस मटेरियल को निकाला जा सके और दूसरे प्लेसेस में ट्रांसपोर्ट उसको किया जा सके। ये जो प्लेसेस के नेम हैं और मेटल्स के नेम हैं, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि जो आपका जो ये नया एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, उसमें क्वेश्चंस वही आते हैं जो बहुत अंदर से डीपली दिए हुए होते हैं। इट मीन्स जिन बच्चों ने चैप्टर को बहुत डीपली रीड आउट किया है या उसको समझा है, वही उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो इन छोटे छोटे ये जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये साइट्स के ही नाम है कि लॉथल से हमें कार्नेलियन मिलता था, स्टीटाइट राजस्थान और गुजरात से मिलता था, मेटल जो है राजस्थान से मिलता था। सो इन प्लेसेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरी जो स्ट्रेटजी वो अपनाते थे मटेरियल्स को गेन करने की, वो क्या करते थे, वो एक्सपेडिशन करते थे, यानी कि दूर दूर के प्लेसेस पर जाते रहते थे। और दूर के प्लेसेस पर जाने का एग्जाम्पल है खेतरी रीजन, जो कि राजस्थान में ही है, उनसे वहाँ से वो लोग क्या मंगवाते थे, कॉपर को मंगवाते थे, और साउथ इंडिया से गोल्ड को मंगवाते थे। सो ये जो उनके एक्सपेडिशन होते थे, ये क्या करते थे, वहाँ के कम्युनिटीज़ के साथ इनकी कम्युनिकेशन को भी सेट करते थे, मीन्स उनके जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप होते थे उनको भी बनाते थे। जो आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर मिले हैं, जैसे कि माइक्रो बीड्स, छोटे छोटे जो बीड्स मिले हैं, वो इसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं कि भाई हाँ, इनके दूर के प्लेसेस के एरिया के साथ भी क्या होते थे, कम्युनिकेशन करते रहते थे। और खेतरी
जहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। खेतरी कहाँ था? राजस्थान एरिया में ही था, राजस्थान में ही था। खेतरी जहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, वहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खेतरी को एक अलग ही कल्चर का नेम दिया है, और वो क्या नेम है? गणेश्वर जोधपुरा। सो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कौन से प्लेस को दिया गया है? खेतरी को दिया गया है। ओके, यहाँ पर जो पॉटरी मिली है, खेतरी में जो पॉटरी मिली है, वो हड़प्पन पॉटरी से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, और हड़प्पन पॉटरी में वो लोग क्या करते थे? क्ले का ज़्यादा यूज़ करते थे। सो यहाँ खेतरी में कॉपर से बने हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। इट मीन्स यहाँ से कॉपर ये लोग क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। इसके साथ साथ क्योंकि राजस्थान का एरिया और अफगानिस्तान और ये सारी चीज़, सारे एरियाज जो हैं, हरियाणा का जो एरिया है, मीन्स जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली है, ये तो पास पास ही हैं। इसके साथ साथ वो क्या करते थे? दूर के एरियाज़ के साथ भी अपने कॉन्टैक्ट को बनाकर रखते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जिनसे पता चला है कि वो दूर के एरियाज़ के साथ भी अपने कॉन्टैक्ट को बनाते थे। ओके, जो नई रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्च हुई है, उनसे ये पता चला है कि ये लोग ओमान से, जो कि साउथ ईस्टर्न अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न टिप पर है, ओमान से ये लोग कॉपर को एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि जो केमिकल एनालिसिस हुआ है, जो ऑब्जेक्ट्स ओमान में मिले और जो ऑब्जेक्ट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले, उनका केमिकल एनालिसिस किया गया है, और उस केमिकल एनालिसिस से ये पता चला है कि जो ऑब्जेक्ट्स दोनों इन साइट्स पर थे, ओमान और हड़प्पा में, दोनों में ही निकल मिला हुआ था। क्योंकि ओमान में जो कॉपर होता था, उसमें वो लोग निकल मिलाकर ही ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, और सेम वैसा ही निकल मिले हुए ऑब्जेक्ट्स हड़प्पन साइट्स पर मिले हैं। सो इससे ये क्लियर होता है कि वो लोग क्या करते थे? कॉपर को ओमान से एक्सपोर्ट करते थे। दूसरा जो एग्जाम्पल मिला है, वो देखिए, यहाँ पर एक ये जार दिया हुआ है, पॉट दिया हुआ है। ये पॉट ओमान में मिला है। अ हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान। ये एक हड़प्पन जार है। ये हड़प्पन जार कैसे है, कैसे पता चला? एक तो इस जार के ऊपर जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, वो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है। दूसरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे? जो ये पॉट्स बनाते थे, उसके ऊपर काली मिट्टी, ब्लैक क्ले की एक परत चढ़ाते थे। आप देख भी सकते हैं, ये ब्लैक कलर का है। एक ब्लैक क्ले की एक परत चढ़ाते थे, और इस लेयर को क्यों चढ़ाते थे? ताकि जो अगर इस जार के अंदर कोई लिक्विड डाला जाए तो वो फ्लो ना हो, इसीलिए इसके ऊपर ब्लैक क्ले की ये परत चढ़ाई जाती थी। इस जार का यूज़ किस लिए किया जाता था, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हड़प्पन साइट्स पर और ओमान की साइट्स पर ऐसे बहुत सारे जार्स मिले हैं। सो ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये लोग हड़प्पन और ओमान, ये लोग क्या करते थे? एक दूसरे के साथ में भी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, वो कॉपर के बदले में ये जार जो है ओमान के लोगों को दिया करते थे। ठीक है, जो 3rd मिलेनियम BCE के जो टेक्स्ट वहाँ पर मिले हैं, हड़प्पन मेसोपोटामिया जो टेक्स्ट हैं, जिनकी डेट 3rd मिलेनियम BCE है, वो ये रेफर करती है कि जो कॉपर था वो मगान से आता था, और परहैप्स अ नेम फॉर ओमान, और शायद ये लोग ओमान के लिए मगान नेम का यूज़ करते थे। मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ओमान को किस नेम से पुकारते थे? मगान के नेम से पुकारते थे। सो इन चीज़ों से पता चलता है कि वो लोग दूर के प्लेसेस से, लाइक ओमान से, क्या करते थे? सामान को मंगवाते थे, एक्सपोर्ट करवाते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ जो यहाँ पर सील्स वगैरह मिली हैं, ये सभी क्या हैं? सभी कॉपर से बनी हुई हैं, और इनके अंदर निकल भी मिला हुआ है। मीन्स ये ओमान से मंगवाए हुए कॉपर से बना हुआ सामान है। ओके, नेक्स्ट है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। ओके, सील्स एंड सीलिंग्स। सील यानी कि जो मोहरें होती थी, जो हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी थी एक सील, वैसे ही सील ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है। सो ये लोग सील का यूज़ किस लिए करते थे? सील का यूज़ दूर प्लेसेस पर अपने सामान को पहुँचाने के लिए ये लोग करते थे। लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन, यानी कि दूसरे दूर प्लेसेस पर अगर ये अपने सामान को पहुँचाते थे तो ये लोग सील का यूज़ करते थे। कैसे करते थे? मान लीजिए सामान से भरा हुआ कोई बैग है,
पहले वो लोग बैग को रस्सी के साथ टाई करते थे, उसके ऊपर क्ले लगाते थे, मिट्टी लगाते थे और उस मिट्टी के चारों तरफ ऐसे सील्स लगा देते थे। ये देखिए यहाँ पर लगी भी हुई हैं, ये ऐसी ही मिट्टी है जो बैग के चारों तरफ हमें मिली है, ये सील्स यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर ये सील्स और ये मिट्टी एज इट इज़ दूसरे प्लेस पर पहुंच जाती थी, इट मीन्स सेंडर के सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। अगर ये सील्स टूटी हुई होती थी तो सेंडर के सामान के साथ कोई छेड़खानी की गई है या से कुछ निकाला गया है। सो ये चीज़ें क्या शो करती थी, अपने सामान को दूर प्लेसेस पर सेफली वो पहुंचाने के लिए क्या करते थे, सील्स और सीलिंग्स का यूज़ किया करते थे। गॉट इट। नेक्स्ट है एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी, यानी कि अनडेसिफर्ड, जिसको आज तक भी समझा नहीं गया है। हरप्पन सील्स जो यूजुअली मिली हैं उनमें क्या मिला है, ऊपर की साइड एक लाइन लगी हुई होती थी। ये देखिए ऊपर की साइड ये जो है ये स्क्रिप्ट्स की एक लाइन लगी थी। इट मीन्स ये जो राइटिंग है प्रोबेबली किस चीज़ को, ओनर के नेम को कंटेन करती है। मीन्स मे बी शायद यहाँ पर ये ओनर का नेम लिखा हुआ है कि यानी कि जिस ओनर ने इस सामान को भेजा है, जिसका ये सामान है, उसका नेम ये लिखा हुआ है। और इनके सेल्स पर मोटिव्स भी बने हुए होते थे एनिमल्स के, और एनिमल्स के मोटिव्स बनाने के पीछे रीज़न हो सकता है जो इलिटरेट पर्सन होते थे, जो अनपढ़ लोग होते थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट्स को तो पढ़ नहीं सकते थे, तो एनिमल्स से वो लोग समझ जाते थे कि भाई हाँ ये किसका सामान है। ओके, सो मोटिव्स को सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वे अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। जो पढ़ नहीं सकते थे वो उस चीज़ को सजेस्ट करता था। मीन्स स्कॉलर्स का ये मानना है। ओके, ऐसा होता था या नहीं होता था ये अभी तक भी हमें क्लियर नहीं है, बट हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका यही मानना है कि शायद वो लोग ऐसा करते थे। ओके, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। जो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो बहुत छोटी मिली हैं। सबसे लंबी जो इंस्क्रिप्शन मिली है उसके अंदर 26 साइंस ऐसे बने हुए हैं। ऐसे ये जो साइंस बने हुए हैं 1 2 3 4 ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो सबसे लंबी इंस्क्रिप्शन मिली है उसके अंदर 26 साइंस मिले हैं। वहाँ पर किसी टाइप के कोई अल्फ़ाबेटिकल नहीं होते थे। और जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर 26 साइंस हैं A to Z, लेकिन वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऐसे नहीं होते थे। टोटल जितने भी साइंस को डिसिफर्ड किया गया है वो टोटल साइंस है 375 to 400 तक के साइंस यहाँ पर मिले हैं। मीन्स टोटल इनकी बहुत ज़्यादा संख्या थी। इट इज़ अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और ये भी देखने को मिला है कि शायद स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये देखिए राइट की साइड पर यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। मे बी राइटर ने इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और लिखते 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 यहाँ पर इसका स्पेस खत्म हो गया। यहाँ तो देखिए इसके पास यहाँ पर स्पेस है, लेकिन यहाँ पर किसी टाइप का कोई स्पेस नहीं है। सो शायद स्क्रिप्ट्स को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, क्योंकि जितनी भी ये स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिली हैं उन सब में यही देखा गया है कि राइट के साइड स्पेस ज़्यादा है, लेकिन लेफ़्ट के साइड जाते जाते ये जो इनके साइंस थे वो छोटे भी होते चले गए और यहाँ पर उनके लिए स्पेस भी नहीं बचा है। सो यहाँ पर स्क्रिप्ट्स को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिली हैं, जैसे कि सील्स हैं, कॉपर टूल्स हैं, रिम्स ऑफ जार्स हैं, कॉपर, टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड्स। जो कुछ साइन बोर्ड्स मिले हैं उनके ऊपर भी ये स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिली हैं। सो क्या ये चीज़ इस चीज़ को शो करती है कि वहाँ पर लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, लिटरेसी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड, मीन्स लिटरेसी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, क्योंकि छोटी छोटी जो घरों में काम आने वाली चीज़ें थी जो कॉमनली यूज़ की जाती थी, जैसे कि जार्स हैं, जार्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी हैं, जो बोन रोड्स होती थी उनके ऊपर भी, सबके ऊपर मोस्टली चीज़ों के ऊपर ये स्क्रिप्ट्स देखने को मिली हैं। सो मे बी वहाँ पर लोग लिटरेट बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट है वेट्स, यानी कि मेजरमेंट्स जिन चीज़ों के साथ वो करते थे। Exchanges were regulated by a precise system of weights usually made of a stone called chat and generally cubic
विद नो मार्किंग। जो एक्सचेंज, वो जो सामान का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे वो एक प्रिसाइज सिस्टम, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ करते थे, और वो सिस्टम था वेट। यानी कि जैसे आजकल हम देखते हैं, हम दुकानों से जो सामान लेकर आते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, उसके पास मेजरमेंट का कुछ इक्विपमेंट होते हैं। सो वैसे ही वहाँ पर भी मिले हैं। वो एक स्टोन से बने हुए होते थे जिसका नेम था चैट। ये चैट इस स्टोन का नेम है, लेकिन उनके ऊपर किसी टाइप की मार्किंग नहीं होती थी। आजकल तो जो हम वेट्स शॉपकीपर्स के पास देखते हैं, हम देखते हैं कि उनके ऊपर मार्किंग होती है, छोटे छोटे ग्राम से लेकर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम्स और 1 kg, 10 kg, मतलब मार्किंग होती है। लेकिन यहाँ पर जो वेट्स मिले हैं किसी टाइप की कोई मार्किंग नहीं मिली है। लेकिन जब इनको मेज़र किया गया तो इन वेट्स में 1, 2, 4, 8, 16, 32 एट्सेट्रा अप टू 12,800 तक के वेट्स यहाँ पर मिले हैं। यानी कि इतने ज़्यादा सामान को भी वो लोग मेज़र किया करते थे। ओके, और जो हायर डोमिनेशंस थी वो डेसिमल सिस्टम के थ्रू फॉलो की जाती थी। यानी कि डेसिमल सिस्टम को फॉलो किया जाता था ज़्यादा चीज़ों को मेज़र करने के लिए। द स्मॉलर वेट्स, जो छोटे छोटे वेट्स थे वो प्रोबेबली ज्वेलरी और बीड्स को वेट करने के लिए किए जाते होंगे। और मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। मेटल से बनी हुई तराजू भी, स्केल पेन्स क्या होते हैं, तराजू, मेटल से बनी हुई तराजू भी यहाँ पर मिली है। मीन्स वो लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सामान को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। या ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पर बार्टर सिस्टम था कि भाई हाँ थोड़ा सा सामान तुमने ले लिया और उसके बदले में कुछ सामान दे दिया है। बार्टर सिस्टम अगर था भी तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो करते थे। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।